मोदी के आरक्षण बिल पर विजय मानकर ने साधा निशाना। कहा, जातीय पूंजीवाद और हिंदुत्व के मॉडल को प्रस्तावित करना चाहती है मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले गरीब सवर्णों को लुभाने के लिए मोदी सरकार ने भले ही 10% आरक्षण वाला बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास करा लिया हो, लेकिन आज भी कुछ पार्टियां ऐसी है जो इस बिल का समर्थन नहीं करती है। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने अपने एक संबोधन में इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और आरएसएस हमेशा से आरक्षण की खिलाफत करते रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव से पहले आरक्षण बिल लाया गया है। इसके पीछे सरकार की पहली मंशा आर्थिक आधार पर आरक्षण को बढ़ावा देना है। साथ ही यह मंशा सफल हो जाती है तो अगले चरण में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को लिमिट करने का प्रयास होगा और इसके बाद जातीय पूंजीवाद और हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा सकता है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जब आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो ही गई है तो फिर ओबीसी आरक्षण को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। इसे लेकर उन्होंने सरकार की तीखी आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस बिल को चुनौती मिलने के संकेत दिए, क्योंकि यह आरक्षण बिल संविधान के प्रावधान के विपरीत है। अभी हमने देखा कि 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 4 दिन में पास हुआ। 2 दिन में ऐसा कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसका ड्राफ्ट बनाया। लॉ मिनिस्ट्री तक को इसकी खबर नहीं थी। एक दिन पहले लॉ मिनिस्ट्री को वेटिंग के लिए दिया गया लॉ को। तीसरे दिन लोकसभा में आया, चौथे दिन राज्यसभा में आया और भारत के संविधान को 4 दिन के अंदर अमेंड किया गया। जबकि इंदिरा स्वाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था, जिसको मंडल केस कहते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात कही थी कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैनॉट अलोन बी द सोल क्राइटेरियन टू डिसाइड द बैकवर्डनेस। यानी यदि आपको पिछड़ेपन को यदि डिसाइड करना है तो केवल आर्थिक आधार पर इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का रूलिंग होने के बावजूद भारत की संसद ने 2 दिन के अंदर इसको अमेंड किया। मैं समझता हूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है भारत के पूरे संविधान के इतिहास में कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 4 दिन के अंदर, 2 दिन मिनिस्ट्री और 2 दिन संसद के अंदर में पास हुआ। जो पॉलिटिकल पार्टी संसद में थी उनका आपने स्टैंड देख चुके हैं। उन पार्टीज के विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। जो पार्टीज ने ये बिल को सपोर्ट किया वो सारी पार्टीज का नाम मैं समझता हूँ कि जनता के आगे आया है। जिन पार्टीज ने इसका संविधान से ये सुसंगत नहीं है ये कहने के आधार पर इसका अपोजिशन किया, वो पार्टीज भी आपके आगे है। मैं उन दोनों पार्टीज के विषय में ये बात नहीं कहूँगा। अभी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको देखेगी कि क्या ये संविधान सम्मत है या संविधान सम्मत नहीं है। उस विषय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यदि ज़रूरत पड़ती है तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इस बात को देखेगी कि हम इसको प्रॉपर ढंग से गाइड करें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो, नहीं तो देश में लोग हैं जो इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करेगी जो भी करना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अमेंडमेंट किया गया, पहली बात, वर्ल्ड के हिस्ट्री में दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक ऐसा नहीं है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ये आर्थिक आधार पर होता है। ये बात कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक दुनिया के किसी भी संविधान में सेटल नहीं हुई है। दुनिया के जितने संविधान हैं जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी को स्टडी किया है, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में अफर्मेटिव एक्शन का प्रोविजन बनाया या लॉ में जिसका प्रोविजन बनाया, चाहे वो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन हो या लैटिन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन हो, मैक्सिको का कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये तमाम जितने जहां पर अफर्मेटिव एक्शन या इंडिजिनियस राइट्स यानी आदिवासियों के अधिकार आए हैं, ये तमाम दुनिया के जो संविधान है, जो लगभग 13 संविधानों में
आदिवासियों के, मूल निवासियों के अधिकार है और 20 संविधानों में दुनिया के जहां आरक्षण जैसी या अफर्मेटिव एक्शन या मोबिलिटी प्रोविजंस, जो कनाडा के अंदर में जैसे मोबिलिटी प्रोविजंस इसको कहा जाता है, ये तमाम संविधानों के अंदर दुनिया में यदि हम देखते हैं तो भेदभाव ये सामाजिक आधार पर होता है, भेदभाव ये सांस्कृतिक यानी एथनिक आधार पर होता है। ये थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी आज तक सेटल्ड है। लेकिन भारत के अंदर हमने पहली बार देखा कि एक नए तरह के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश हुई। दिस इज नथिंग बट रीराइटिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री रिजर्वेशन इन इंडिया, यानी भारत के संविधान में रिजर्वेशन की संकल्पना को रीराइट करना। जो आर्टिकल 15 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स की कंसेप्ट दी गई है, आर्टिकल 16 में बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स की कंसेप्ट दी गई है, 46 में जो वेलफेयर स्टेट है उसमें अदर वीकर सेक्शंस की कंसेप्ट दी गई है। आरक्षण के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार है, जो जाति और अस्पृश्यता के आधार पर जो आरक्षण देश में आया, उसको रीराइट करने का यह प्रयास है जो बेसिकली बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है। आरएसएस के लोगों के डायरेक्शन में ये एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों से वो कर रहे हैं, चाहे गोविंदाचार्य हो या चाहे आपके भागवत जी हो या वेरियस जो लोग हैं, चाहे तुमकुर यूनिवर्सिटी कर्नाटका के अंदर में जो कॉन्स्टिट्यूशन को, नए तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में जो स्टडी कर रहे हो, ये तमाम चीज़ों के आधार से उन्होंने आरक्षण की संकल्पना को एक नया आधार रीराइट करने की कोशिश इस अमेंडमेंट के माध्यम से की है। अब मजे की बात यह देखिए, जब आपने 50% लिमिट को क्रॉस कर ही दिया था तो सबसे पहली बात यह है कि ओबीसी इस देश में मंडल के सेंसस के हिसाब से 52% है। एनएसएसओ के वेरियस आंकड़े ये कहते हैं कि देश में किसी भी तरह ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 45% से नीचे नहीं है, और ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीलिंग के वजह से 27% की रिजर्वेशन पे रोक के रखा है। कुछ कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, वहां ओबीसी 50% है, लेकिन उनको 14% आरक्षण है, क्योंकि कहा गया कि भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। बीजेपी की गवर्नमेंट ने, मोदी जी की गवर्नमेंट ने, रविशंकर प्रसाद जी ने जो लॉ मिनिस्टर है, या गहलोत जी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर है, शेड्यूल कास्ट है वो, शायद आप लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि एक शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर के हाथ से ये अमेंडमेंट करवाया। ये ब्राह्मणिज्म की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है और उसी के हाथ से प्लीट करवाया पार्लियामेंट के अंदर। ऑफकोर्स वो तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, जिस मिनिस्ट्री का बिल होता है उसका मिनिस्टर उसको ब्रीफ करता है। तो अब जब आपने 50% सीलिंग को एक्सीड कर लिया था तो ये कौन सा बड़ा कागज का टुकड़ा था, 4 पेज का भी नहीं है, ये मेरे पास में बिल है, 4 पेज का भी नहीं है। जब आपने सीलिंग को क्रॉस कर ही दिया था तो भाई आपको ओबीसी के रिजर्वेशन को 27% से बढ़ाकर 40-45% करने में क्या दिक्कत थी? यदि आपने कर ही लिया सीलिंग को, तो आपने ये सेम अमेंडमेंट में, मैंने 16 बिल दिए संसद को, इसलिए मुझे मालूम है कि संविधान को कैसे अमेंड किया जाता है, लॉ कैसे बनता है। 11 बिल मैंने चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए दिए, 2 बिल भारत में मानव अधिकारों को संविधान में लाने के लिए दिए, इस बुकलेट में वो पब्लिश्ड है, और 2 बिल आदिवासियों के जल जमीन जंगल का उनको मालिक बनाने के लिए दिए। इसलिए मुझे मालूम है, मैंने अपने हाथ से 16 बिल बना कर दिए और उसमें 6 बिल घटना दुरुस्ती के बिल है, इसलिए मुझे मालूम है कि कैसा अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो मैं बीजेपी के लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, क्या बात है, वो मैं आता हूं तो सुनते नहीं है, बहुत डरते हैं, मुझे पता नहीं देश के अंदर में जहां भी मैं जाता हूं मीडिया वाले गायब हो जाते हैं, वैसे बीजेपी के लोग गायब हो जाते हैं, मैं जहां से जाता हूं वहां से। अभी यहाँ सुन रहे होंगे हिंगन घाट पे बीजेपी वाले लोग, वर्धा वाले लोग, तो थोड़ा सुन लो अच्छे से। अभी मैंने चालू किया है, अभी 19 को पूना में मेरी सभा है, थाने में 20 तारीख को सभा है, कंटिन्यूअस मैंने चालू किया है। और लोकसभा इलेक्शन के आते आते आपके 56 इंच को
मैं 0 इंच पे लाने वाला हूं, ये बात आप ध्यान में रख के लीजिए। आज से शुरू किया हिंगनघाट से। मैं सोचता था हिंगनघाट के लोगों को अखाड़ा दांड पट्टा ज्यादा खेलते हैं तो शायद ये ग्राउंड में भी आएंगे वो मेरे साथ खेलने के लिए, लेकिन वो आए नहीं हिंगनघाट के लोग। आज की ये लड़ाई ये तलवार से नहीं जीती जाएगी। आप लोगों को एक हकीकत बता रहा हूं, आज की लड़ाई ये तलवार या बुलेट से नहीं जीती जाएगी। मैं कभी कभी कहता हूं, लोग कहते हैं क्रांति बुलेट से आएगी, मैं कहता हूं क्रांति बुलेट से नहीं आएगी। क्रांति कैसे आएगी? क्रांति आएगी दिमाग चलाने से, क्रांति आएगी दिमाग चलाने से, कलम चलाने से और बटन दबाने से। वो बटन जो है चेंज होना चाहिए, बैलेट का इशू है, उस पर मैं बोलूंगा बाद में, लेकिन अभी 19 में तो ईवीएम रहेगी, इसलिए आपको बटन सही अच्छे से दबाना है, उसको ध्यान देना है। तो जब आपने इस अमेंडमेंट को कर ही दिया था, तो व्हाट स्टॉप्ड यू फ्रॉम एक्सटेंडिंग द रिजर्वेशन of the SC, STs and OBCs from the prevailing 22.5% और 27%। अभी SC, ST की आबादी 25.5% हो गई है। SC, ST का आरक्षण 22.5% है आज भी। OBC की आबादी, कोई भी सर्वे ये कहता है कि 45% से कम नहीं है। क्या इसी अमेंडमेंट में OBC का आरक्षण 40% नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था। पॉइंट नंबर 1, किसने रोका था बीजेपी के लोगों को? पॉइंट नंबर 2, जब आपने आर्थिक आधार को इंट्रोड्यूस कर ही दिया, और हम 2.5 लाख 8 लाख के अभी आपके फॉर्मूले में भी नहीं जाएंगे कि 2.5 लाख पे इनकम टैक्स है और 8 लाख पे जो है आपने दिया, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपने मान ही लिया कि आर्थिक आधार पर भेदभाव होता है, तो भैया हमारे को सबसे ज्यादा भेदभाव होता है क्योंकि अंबानी के पास सबसे ज्यादा पैसा है और हमारे पास पैसा नहीं है। अंबानी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, अडानी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, इस देश के 1% लोगों के पास 60% पैसा है। अगर आपने आर्थिक आधार की कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर ही दिया था, तो 1% के पास 60% संपत्ति है, ये सबसे बड़ा भेदभाव का कारण है। तो आपने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लाने के लिए इसी बिल में 2 लाइन और क्यों नहीं लिख दी? अगर आपके अंदर ईमानदारी थी बीजेपी के लोगों के अंदर, क्यों नहीं लिख दी? किसने रोका था आपको? तो ये अमित शाह, इनको मैं शहंशाह आलम कहता हूं। अमित शाह नहीं, ये शहंशाह आलम है। तो ये अमित शाह शहंशाह आलम और नरेंद्र मोदी जी जो है, ये इस बिल के माध्यम से देश के अंदर में देश के SC, ST, OBC के रिजर्वेशन को जहां लिमिट करना चाहते, कम करना चाहते, आर्थिक आधार पे जनरल वालों को रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करना चाहते, ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप ये है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार को बदल दिया जाए संविधान के और केवल आर्थिक आधार पर उसको रखा जाए। तीसरी स्टेप ये है कि आर्थिक आधार को भी समाप्त कर दिया जाए। न सामाजिक आधार होगा, न शैक्षणिक आधार होगा, न आर्थिक आधार होगा, सिर्फ देश में 1% वालों का रूल रहेगा। ये कास्ट कैपिटलिज्म का और हिंदुत्व का ये नया मॉडल है जिसको इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल से इंट्रोड्यूस किया है।